नमस्कार। मेरे सामने है ये क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का, जो कि आज 27 नवंबर 2024 को हुआ है। मैंने आपके लिए 80 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए थे और उन वीडियोस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी तो ज़रूर आपने आज अच्छा परफॉर्म किया होगा। मेरे पास ये ए सीरीज़ की बुकलेट है और आपके पास अगर बी है, सी है, डी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज़, तो ट्रेजेडी का जो विषय होता है वो डिग्निफाइड और ग्रेव होता है, यानी गंभीरता लिए हुए होता है। सेकंड क्वेश्चन है ओथेलो इज़ अ, तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है, सी इसका सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन है द टर्म कॉमेडी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक वर्ड कमोडिया, तो जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है कमोडिया, वहाँ से लिया गया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी, तो अरिस्टोफेंस यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। ये एक ग्रीक कॉमेडी राइटर है, इसका लिसिस्ट्रेटा बहुत फेमस है। फिर देखिए, डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज़ अ ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक प्रोटैगोनिस्ट इज़, तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी में ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास मैन जनरली होते हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से हम जो छांटेंगे वो डी वाला सही ऑप्शन होगा। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन पूछता है, हेमलेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, तो हेमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है जिसमें हेमलेट अपने पिता की मौत का बदला लेता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस आपको लग सकते हैं क्योंकि हेमलेट आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखिए, द राइवल्स इज़ अ कॉमेडी, तो द राइवल्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। फिर देखिए, फाइंड आउट द ऑड वन, तो इसमें से ऑड वन छांटना, यानी तीन एक जैसे हैं और चौथा कुछ अलग है, तो इसमें फ्रांसिस बेकन अलग है क्योंकि शेक्सपियर, मार्लो और बेन जॉनसन ये तीनों ही ड्रामेटिस्ट हैं और फ्रांसिस बेकन मेनली प्रोज राइटर है। फिर देखिए आपका नाइन्थ क्वेश्चन, ब्लो बिलो द विंटर विंड सॉन्ग कम्स इन विच कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो ये जो सॉन्ग है एज यू लाइक इट में आता है। अब ये भी आपको आउट ऑफ सिलेबस लगा होगा क्योंकि एज यू लाइक इट भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरली जब हम डिस्कस करते हैं क्लास में, कॉमेडी डिस्कस करते हैं तो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को ज़रूर डिस्कस करते हैं, इसलिए हो सकता है एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर में ये डाल दिया हो, तो इस लिहाज से क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो, वैसे इजी है। 10th क्वेश्चन देखिए, हु इज़ किंग लियर, हु रोट किंग लियर, सॉरी, तो किंग लियर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसकी 4 ट्रेजेडीज हैं, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। तो आपके सिलेबस में ओथेलो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किंग लियर किसने लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर फोकसेस ऑन, तो जो एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर फोकस करता है, यहाँ ए सही जवाब होगा। फिर देखिए 12th क्वेश्चन, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक्सप्लोर द आइडिया दैट, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में क्या आइडिया है, कौन सा ख्याल है जो मेनली वहाँ फोकस किया जाता है जिस पर, तो वहाँ है लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस वर्ड अलग अलग कर दिया है, दोनों एक में ही रहेगा, यानी जो ज़िंदगी है वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की है, तो ए इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए, व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले, तो नाम से ही जाहिर है कि यहाँ कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ बी सही जवाब होगा, कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो बी इसका सही जवाब है 13th क्वेश्चन का। 14th क्वेश्चन देखिए, अ क्लोजेट ड्रामा इज़ वन, तो जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो बी सही यहाँ जवाब है, विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, हालांकि परफॉर्म किया जा सकता है अगर ज़रूरी हो तो, लेकिन मेनली वो परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता बल्कि प्राइवेट में पढ़ने के लिए लिखा जाता है, तो बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए, ऑथोरियल इंट्रूजन अलाउज द राइटर टू, तो ऑथोरियल इंट्रूजन एक डिवाइस है जिसमें कि ऑथर डायरेक्टली आके ऑडियंस से बात करने लगता है, जबकि ड्रामा में तो एक्टर्स के माध्यम से ही बात की जाती है, जो कुछ भी आपको बोलना है वो डायरेक्टली बोलना है, तो ऑथर जब अपना दखलंदाजी करता है तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन कहा जाता है। फिर देखिए इसका जो सही जवाब है वो सी है, अलाउज द राइटर फॉर अ न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द रीडर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डज ऑथोरियल मीन इन लिटरेचर,
तो ऑथोरियल का मतलब तो ऑथर से रिलेटेड हुआ। अब यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा, चारों जो ऑप्शन है इमोशन, वॉइस, कैरेक्टर, प्लॉट, तो हम यहाँ पर मार्क बी को करेंगे क्योंकि वो ऑथर की वॉइस होती है, ऑथोरियल इंट्रूजन। फिर देखिए व्हाट डज द टर्म कैकोफनी मीन। कैकोफनी का मतलब हार्श साउंड होता है, शोर शराबा, तो सी सही जवाब है। इसका जो अपोजिट है वो सिम्फनी होता है, लेकिन यहाँ यूफनी दिया, वो भी सही है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा वहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिम्फनी सिनोनिम्स ऑफ कैकोफनी, सिनोनिम्स नहीं सिनोनिम बोलना चाहिए था। तो रोर माने शोर होता है, दहाड़ना, शोर करना, तो ए सही जवाब है। सर्कमलोक्यूशन मीन्स, सर्कमलोक्यूशन का मतलब घुमा फिरा कर बात करना होता है, तो यहाँ पर बी सही जवाब है, द यूज ऑफ राउंड अबाउट लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इज अ, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होता है, वो एक लिटरेरी डिवाइस है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा भी होता है, तो हम यहाँ मार्क करेंगे डी, ए और सी आर करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस में गड़बड़ियाँ आई हैं इस बार। यहाँ देखिए, ट्वेल्थ नाइट अ प्ले बाय शेक्सपियर एन एपिलॉग कम्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ट्वेल्थ नाइट में कोई एपिलॉग है ही नहीं। अगर आप देखें तो मेरे सामने है भी यहाँ ट्वेल्थ नाइट, लेकिन ये शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट है, लेकिन इसमें कोई एपिलॉग नहीं है। इसका जो एंड होता है वो एक सॉन्ग है जिसको कि क्लाउन गाता है, तो हम इसको बी को मार्क कर देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एपिथेट्स आर यूज्ड फॉर, तो एपिथेट्स का मतलब एडजेक्टिव्स होता है। तो यहाँ विविड डिस्क्रिप्शन, फिलिंग आउट, रिक्वायरमेंट, हाईलाइटिंग, तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो हम डी मार्क करेंगे। 23rd क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर क्या है, एन एंटायरली इंग्लिश कॉमेडी, एक पूरी तरीके से अंग्रेजी कॉमेडी है, तो हम बी मार्क करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हु इज़ नॉट द यूनिवर्सिटी विट, होना चाहिए विट्स नहीं होना चाहिए, अमंग दीज, तो इनमें से विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट नहीं है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, बाकी ये सारी यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द एपिथेट स्टार क्रॉस्ड इज यूज्ड इन विच प्ले, तो स्टार क्रॉस्ड लवर्स रोमियो एंड जूलियट है, यानी इनके भाग्य के सितारे आपस में नहीं मिलते थे, इनके भाग्य में मिलना नहीं लिखा था, तो दोनों मारे गए, रोमियो जूलियट इसकी सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिक्शन इज, तो डिक्शन क्या है, इसका सही जवाब बी है, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी सावधानी से जब आप शब्दों का चुनाव करते हैं वो डिक्शन है। फिर देखिए, टू स्लीप नो मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टू स्लीप नो मोर ये शेक्सपियर के ड्रामा मैकबेथ से ली गई है लाइन। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ भी सही नहीं है, इमर्सिव थिएटर का एग्जाम्पल है ये, इस नाम से ड्रामा लिखा गया है। अब लेकिन हम इसको यूफेमिज्म फिर मार्क कर देते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, डिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, कैकोफनी का भी एग्जाम्पल नहीं है। यूफेमिज्म क्या होते हैं, जब कोई बुरी चीज़ होती है वो सॉफ्ट वर्ड्स में कही जाती है, तो यूफेमिज्म बोलते हैं। तो यहाँ यही सही है, क्योंकि उसने मैकबेथ ने स्लीप का मर्डर किया है, डंकन का मर्डर किया है, अब वो कभी ज़िंदगी में सो नहीं पाएगा और बहुत बुरा उसके साथ होने वाला है, तो इस बात को थोड़े से सॉफ्ट वर्ड्स में कह दिया गया है, सी हम इसलिए इसको मार्क कर देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्रिएटिंग प्लीजिंग साउंड इज कॉल्ड, अभी मैंने बात की थी जब कैकोफनी आया था, तो वहाँ मैंने बात की थी कि जो प्लीजिंग साउंड है वो सिम्फनी कही जाती है, लेकिन यहाँ सिम्फनी नहीं दे रखा, लेकिन यूफनी दे रखा है और वो भी प्लीजिंग साउंड होती है, तो डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेलाप्रोपिज्म टर्म कम्स फ्रॉम विच प्ले, तो मेलाप्रोपिज्म जो टर्म है वो द राइवल्स, शेरिडन का नाटक है, शेरिडन ने लिखा है द राइवल्स, उसी में मिसेस मेलाप्रोप हैं जो कि जैसे कंट्रीब्यूशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं, सेम साउंड वाले वर्ड्स को वो गलत यूज़ करती हैं, तो मेलाप्रोपिज्म टर्म वहीं से आता है, शेरिडन के द राइवल्स से, तो सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
द वे ऑफ द वर्ल्ड इज तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सी सही जवाब है। फिर मेलाप्रोपिज्म इज तो अभी मैंने बात की, मेलाप्रोपिज्म आपको बताया, मिसेस मेलाप्रोप हैं, वो गलत वर्ड यूज़ करती हैं, तो ये वर्बल एरर है। फिर देखिए द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, ये जो लाइन है ये एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी मेरे साथ, और उसी से ली गई है ये लाइन। तो यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है जिसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज पेडेंटिक डिक्शन। देखिए पेडेंटिक वो व्यक्ति होता है जो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है, यानी अपनी नॉलेज को दिखाता है हर वक्त। तो यहाँ पर देखिए एकेडमिक, डिटेल्ड, स्पेसिफिक, ये तीनों ही सही जवाब हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फ्लैशबैक इज यूज फॉर। तो फ्लैशबैक जो यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर प्रेजेंट सिचुएशन, यानी वर्तमान की जो स्थिति है उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन 35, इन द प्ले जूलियस सीजर ब्रूटस इज अ फॉइल टू। अच्छा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर में जो ब्रूटस है वो किसका फॉइल है, वो कैशियस का भी हो सकता है, और मेनली वो एंटनी का फॉइल है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एंटनी मार्क किया है। कैशियस से अगर आप कंपेयर करते हैं, कैशियस एक बहुत शातिर बंदा है और ब्रूटस उसके साथ है, यानी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनमें ब्रूटस भी शामिल है, लेकिन वो एक अच्छे उद्देश्य के साथ शामिल होता है, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि वो कैशियस का फॉइल है। लेकिन जो मेनली तुलना होती है जहाँ पर कि जो भाषण देते हैं, एक तो एंटनी का भाषण है, एक ब्रूटस का भाषण है, तो ब्रूटस का भाषण उतना इफ़ेक्टिव, उतना इम्प्रेसिव नहीं होता जितना एंटनी का होता है, तो यहाँ हम ब्रूटस को बोलेंगे कि वो मार्क एंटनी का फॉइल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अ लिटरेरी फॉइल इज़ अ कैरेक्टर हुज पर्पस इज़ टू एक्सेंचुएट, यानी लिटरेरी फॉइल वो कैरेक्टर होता है जो दूसरे जो कैरेक्टर होता है किसी दूसरे कैरेक्टर को और ज़्यादा रोशन करता है, तो बी वाला इसका आंसर सही होगा, टू शो क्वालिटीज़ ऑफ एनदर। जैसे अभी ब्रूटस की और एंटनी की हमने बात की, तो एंटनी की क्वालिटीज़ ज़्यादा निखर कर आती हैं जब ब्रूटस का हम स्पीच देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 37, ह्यूब्रिस इज़, तो ह्यूब्रिस यहाँ डी सही जवाब होगा। एक्सट्रीम प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड, एरोगेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ह्यूब्रिस बताती हैं, और डी इसका सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूब्रिस। तो विलियम शेक्सपियर का जो नाटक ह्यूब्रिस का बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैकबेथ है, डी इसका सही जवाब है। फिर देखिए द फंक्शन ऑफ मोटिव आर, या तो फंक्शंस करते हैं या द फंक्शन ऑफ मोटिव इज़ करते, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये सारे ही फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस आएगा, ये सही है। टू इवोक अ मूड, टू क्रिएट सिम्बॉलिक मीनिंग्स थ्रू रिपीटिशन, टू एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ आइडियाज़, ये सारे ही मोटिव के फंक्शन हैं, काम हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इफ़ द मोटिव्स आर वेल क्राफ्टेड बाय द राइटर, तो अच्छे से अगर क्राफ्ट किए हुए हैं मोटिव तो वो मेक द इम्प्रेशन, अच्छा असर डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, नेमेसिस इज़, तो नेमेसिस भाग्य की देवी है और वो क्या करती है, सी सही जवाब होगा, रेफर्स टू पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस क्या होता है, जहाँ अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, वो पोइटिक जस्टिस कहलाता है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना, हमेशा अच्छे के साथ अच्छा हो ज़रूरी नहीं, बुरे के साथ बुरा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन लिटरेचर में पोइटिक जस्टिस होता है जनरली। ये जो नेमेसिस है ये ना आप बदला लेकर रहती है, आपने कुछ बुरा किया, जैसे मैकबेथ ने मर्डर किया डंगन का, उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन भैया ये नेमेसिस आपका हिसाब किताब ज़रूर बराबर करती है, तो यहाँ सी होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच बुक हैज़ प्रोलॉग। मैंने आपको बताया था 12th नाइट का इन्होंने बिना बात के पूछ लिया, वहाँ प्रोलॉग है ही नहीं, लेकिन रोमियो एंड जूलियट, इसमें से जो ये 4 ड्रामा दे रखे हैं इसमें रोमियो एंड जूलियट का प्रोलॉग है। फिर देखिए, द पर्पस ऑफ फोर शेडोइंग, तो फोर शेडोइंग का उद्देश्य क्या होता है, इज टू बिल्ड ड्रामेटिक टेंशन एंड सस्पेंस, आपके लिए सस्पेंस क्रिएट करना। फिर देखिए, इन हाइपरवेटन, हाइपरवेटन क्या है, इसमें नेचुरल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज चेंज्ड। हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हाइपरवेटन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो वो ए है, हाइपरवेटन एक लिटरेरी डिवाइस है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज पेरीफ्रेसिस कॉल्ड। पेरीफ्रेसिस मतलब कि सरकमलोक्यूशन, घुमा फिरा कर बात कहना, पेरीफ्रेसिस कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पोर्टमैंटो टर्म इज कोइंड बाय लीविस कैरोल इन विच बुक। तो पोर्टमैंटो टर्म लीविस कैरोल ने क्रिएट किया है कहाँ पर, थ्रू द लुकिंग ग्लास, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पोर्टमैंटो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो पोर्टमैंटो जो कॉम्बिनेशन है वो 2 फ्रेंच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वर्ड इज सिनोनिमस टू नेमेसिस। सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिमस होना चाहिए, है ना, MOUS होना चाहिए। तो नेमेसिस का सिनोनिमस एडवर्सरी, एडवर्सरी वैसे तो क्या होता है, दुश्मन होता है ना, जो बदला लेकर रहता है। अभी मैंने नेमेसिस का पीछे आपको बताया ही, नेमेसिस बदला लेकर रहती है, तो दुश्मन का काम बदला लेना होता है। आपने कुछ गलत किया है तो भैया आपसे बदला लिया जाएगा, किसी ने देखा हो ना देखा हो, नेमेसिस ज़रूर आपका पीछा करती है और बदला लेके रहती है, तो ए सही जवाब है। फिर देखिए, डू यू थिंक एन एपिलॉग एंड आफ्टरवर्ड इज सेम। हाँ बिल्कुल भैया सेम है, बाद में जो बोला जाएगा वही तो आफ्टरवर्ड होगा और वही तो एपिलॉग होगा। जो शुरू में बोला जाएगा वो प्रोलॉग होगा, बाद में बोला जाएगा एपिलॉग होगा, तो ए सही जवाब है। अक्सर आपने बुक्स के पहले प्रीफेस लिखा देखा होगा, कहीं कहीं प्रीफेस की जगह फॉरवर्ड लिखा होता है, FORE, तो वो शुरुआत की बात होती है और आफ्टरवर्ड बाद की बात होती है, जिसको एपिलॉग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द टर्म ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेजोइडिया इज। ये ट्रेजोइडिया ग्रीक वर्ड है, सी सही जवाब है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसमें इतने बिगाड़ दिए हैं आज तो भैया कमाल किया है। द यूनिटी ऑफ टाइम रेफर्स टू। तो यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, शुड टेक प्लेस इन अ सिंगल डे, यानी किस चीज़ को एक सिंगल डे में होना चाहिए, ट्रेजेडी को। तो ये जो रेफरेंस है वो आता है अरिस्टोटल की पोइटिक्स में, है ना, क्योंकि पोइट्री शुड ट्राई टू कंप्लीट इट सेल्फ विद इन अ सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ द सन दिया हुआ है, वहाँ पर सिंगल डे नहीं दे रखा, सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ द सन दे रखा है। तो पहले यही माना जाता है कि ये सन रिवॉल्व करता है धरती के चारों ओर, सूरज घूमता है, तो यही कंसेप्ट था पहले। तो उसका मतलब एक सिंगल डे हो गया, ए सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, द कंसेप्ट ऑफ 3 यूनिटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम विच बुक। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि पोइटिक्स है जो अरिस्टोटल ने लिखी है, 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इन विच प्ले वी फाइंड द 3 यूनिटीज। तो अभी इसकी बात, अच्छा प्ले पूछ रहा है वो, तो प्ले ये तो आप इससे फेमिलियर नहीं है, इसलिए हो सकता है आपने गड़बड़ किया हो। तो इडिपस रेक्स है, ये ग्रीक प्ले है, सोफोक्लीज का, आपके सिलेबस में है नहीं, तो हो सकता है आपने गलत किया हो। लेकिन पोइटिक्स में इडिपस रेक्स की बहुत तारीफ की है अरिस्टोटल ने, क्योंकि जो 3 यूनिटीज़ जितने अच्छे तरीके से यहाँ फॉलो की गई हैं किसी और ड्रामा में नहीं फॉलो की गई हैं, तो डी इसका सही जवाब है, इडिपस रेक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 3 यूनिटीज़ इन अ ट्रेजेडी। तो 3 यूनिटीज़ इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य क्या है ट्रेजेडी में। अब भाई अरिस्टोटल बताएगा ना, अरिस्टोटल ने ही तो इंट्रोड्यूस की है, तो इसका उद्देश्य है टू मेक ट्रेजेडी परफेक्ट। एक ट्रेजेडी परफेक्ट कैसे बनेगी, इन तीनों को फॉलो करके। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अरिस्टोटल इज स्ट्रेस्ड ऑन। तो अरिस्टोटल ने जोर दिया है किस चीज़ पर, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो मेनली उसने यूनिटी ऑफ एक्शन पर जोर दिया है। फिर देखिए, द सेटिंग इंक्लूड्स। तो सेटिंग में क्या चीज़ शामिल है, फिजिकल लोकेशन, क्लाइमेट, वेदर, ये सभी शामिल हैं, तो हमने डी इसको मार्क किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंस, यानी एक इस तरीके से अरेंज करना शब्दों को कोई उसका मतलब निकले, तो ये सिंटैक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, व्हाट इज अ थीम। थीम क्या होती है? सब्जेक्ट, सेंट्रल टॉपिक, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों नहीं देने चाहिए थे आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में। तो अब दोनों में से एक हमको चूज़ करना है, तो हम बेटर वन चूज़ करेंगे, और बेटर वन मुझे सेंट्रल टॉपिक लगा, तो मैंने बी मार्क किया हुआ है। फिर देखिए, स्टेज डायरेक्शन इंक्लूड्स। स्टेज डायरेक्शन में लाइटिंग, सीनरी, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो डी इसका सही जवाब है। आगे मैंने कैमरा नहीं बढ़ाया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, द थीम ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज इज। तो शेक्सपियर की कॉमेडीज अगर आपने पढ़ी हैं तो उनमें आप देखेंगे कि लव एट फर्स्ट साइट होता है। हीरोइन हीरो को देखती है और एकदम से उसको प्यार हो जाता है, हीरो हीरोइन को देखता है, एकदम से उसको प्यार हो जाता है। तो लव एट फर्स्ट साइट ये शेक्सपियर की कॉमेडीज की थीम है, सी सही जवाब होगा। फिर देखिए, व्हाट इज स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म क्या है? स्लिप ऑफ टंग है, जिसमें आप एक दो जगह गलत चीज़ें बोलते हैं। जैसे आपको कहना है कि यू हैव मिस्ड द हिस्ट्री क्लासेस, यानी आपने हिस्ट्री की क्लासेस मिस कर दी हैं। अब बजाय ये कहने के यू हैव मिस्ड द हिस्ट्री क्लासेस, आप बोलें यू हैव हिस्ड द मिस्ट्री क्लासेस, तो हंसी आएगी ना। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें स्लिप ऑफ टंग होता है और जो बात है वो ह्यूमरस हो जाती है, स्पूनरिज्म कहलाती है। ए सही जवाब होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अंडरस्टेटमेंट एड्स। तो अंडरस्टेटमेंट किसी चीज़ को आप यानी अंडरस्टेट करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे भी हंसी आती है, ह्यूमर क्रिएट होता है, डेप्थनेस आती है, एम्फेसाइज होती है वो बात। तो ऑल ऑफ द एबव, डी सही जवाब है। कभी कभी आप बात को जोर से कहते हैं तो उतना असर नहीं पड़ता, उसी बात को आप ज़रूरत से धीमे कहते हैं तो भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो वो अंडरस्टेटमेंट कहलाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ वेरी सिमिलिट्यूड। तो वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है जब कोई चीज़ सिमिलर दिखती है रियलिटी के। तो अब यहाँ पर जो दे रखे हैं ऑप्शंस, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है या कंक्रीट कंसेप्ट है। तो यहाँ सही जवाब होगा ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि कोई चीज़ बिल्कुल रियलिटी के जैसी दिखती है लिटरेचर में, है ना। कहानी आपने लिखी या ड्रामा लिखा, नॉवेल लिखा, जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो। फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, स्टेज डायरेक्शंस आर। तो स्टेज डायरेक्शंस नॉन ड्रामेटिक कहलाते हैं क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं होते। जब स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है ड्रामा, तो उसमें स्टेज डायरेक्शंस को थोड़ी ना बोला जाता है, तो इसलिए वो नॉन ड्रामेटिक कहलाते हैं, बी सही जवाब होगा। फिर देखिए, ओथेलो इज रिटन इन। तो इज की जगह यहाँ वॉज यूज होना चाहिए था, ओथेलो वॉज रिटन इन 1604, डी सही जवाब है। द प्ले ओथेलो इज सेट इन। तो जो ओथेलो नाटक है वो वेनिस में सेट है, ए सही जवाब होगा। साइप्रस में भी है, वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डिमोना। यानी ओथेलो डेस्डिमोना को कैसे मारता है? ही स्मॉथर्स हर, उसका गला घोंट के मारता है, तो बी सही जवाब है। फिर देखिए, हु इज द विलन इन ओथेलो। ओथेलो में विलन कौन है? इयागो है, बी सही जवाब है। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो इज। तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या है ओथेलो का? उसके अंदर क्या कमी है? वो जेलस बहुत है, अपनी बीवी को किसी से बात करते हुए नहीं देख सकता वो, तो सी सही जवाब है इसका। ओथेलो इज अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी है, यानी घरेलू ट्रेजिडी है, हस्बैंड वाइफ की बात है उसमें, तो सी सही जवाब होगा। फिर देखिए, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन इन विच फॉर्म। आर्म्स एंड द मैन प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, तो सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछता है, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन इन। तो यहाँ भी थोड़ा सा वॉज लगा देते, बेटर हो जाता सेंटेंस। तो आर्म्स एंड द मैन कब लिखा गया था? 1894, 1894, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हु इज रेफर्ड एज चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो जो कैप्टन ब्लेंशली है उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन 74, लूका इज अ। तो लूका एक कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन में जो कि मेड है, नौकरानी है, ए सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन 75, व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ ब्लेंशली। अब इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ चारों ही गलत हैं, है ना। ना वो सर्बिया का है, ना बुल्गारिया का है, ना कनाडा का है, ना मैक्सिको का है।
तो चारों ही ऑप्शन गलत है। वो एक स्विस सोल्जर है, तो सही जवाब स्विस है। अब यहाँ तो आपने जो भी मार्क किया होगा मार्क्स तो आपको मिलेंगे भाई, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की गलती। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द शी स्टूप्स टू कंकर इज अ, तो शी स्टूप्स टू कंकर एक कॉमेडी है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, शी स्टूप्स टू कंकर इज अ, तो ये ए सही जवाब है, 18th सेंचुरी कॉमेडी है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, द कॉमेडी शी स्टूप्स टू कंकर इज डिवाइडेड इनटू, तो ये 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है, बी सही जवाब है। 79 क्वेश्चन, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कंकर, तो इसका सब टाइटल है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, बी सही जवाब है। 80 क्वेश्चन नंबर, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज, तो अब यहाँ प्ले का नाम नहीं दे रखा, अब क्योंकि जो क्वेश्चंस चलते हैं प्ले वाइज ही इसमें चल रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं मर्डर इन द कैथेड्रल के, और यहाँ जो दे रखी हैं थीम्स उनमें मार्टिरडम जो थीम है वो मर्डर इन द कैथेड्रल की थीम है, तो हम इसलिए यहाँ पर बी मार्क करेंगे, मार्टिरडम। ये आज वहाँ क्लास में बच्चे पूछ भी रहे थे। चलिए, द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन्स ऑन, तो मर्डर इन द कैथेड्रल जो खुलता है वो 2 दिसंबर 1170 को खुलता है, जहाँ से शुरुआत होती है 2 दिसंबर 1170। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82, डू वी फाइंड कोरस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, यस मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस है। फिर देखिए 83 क्वेश्चन, मर्डर इन द कैथेड्रल इज अ, तो ये 2 एक्ट वर्स ड्रामा है, 2 एक्ट्स हैं इसमें, बीच में एक इंटरल्यूड भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल परफॉर्म्ड इन, तो मर्डर इन द कैथेड्रल की परफॉर्मेंस हुई थी 1935 में, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85, हु वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड इन बेकेट्स टाइम, यानी जब ये मर्डर हुआ कैथेड्रल में तो उस वक्त राजा कौन था इंग्लैंड का, वो हेनरी सेकेंड था, ए सही जवाब है। अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज अ प्ले रिटन बाय, तो ये नाटक किसने लिखा है, टेनेसी विलियम्स ने लिखा है, बी सही जवाब है। अच्छा ये मैंने टिक नहीं किया है, टेनेसी विलियम्स यानी कि बी सही जवाब है। द प्ले अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज रिटन इन, तो ये जो यहाँ पर दे रखे हैं तरीके, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, तो ये भी सही है, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है, और फ्लैशबैक टेक्निक्स ये ज़्यादा बेहतर जवाब है इसका, तो सी इसलिए मैंने मार्क किया है। फिर देखिए व्हाट डज स्टेला, ये प्रोफर्स नहीं होगा, प्रोफेस, शी लाइक्स टू डू फॉर हर सिस्टर, यानी स्टेला कहती है कि वो अपनी बहन के लिए क्या करना पसंद करती है, तो वहाँ आता है टू वेट ऑन, और किसी के लिए टू वेट ऑन जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी सेवा करना, उसका काम करना, तो सर्व हर, यहाँ बी सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ब्लांश इज अ, तो स्टेला की बहन है ब्लांश और वो एक स्कूल टीचर है, ए सही जवाब है। फिर देखिए 90 क्वेश्चन नंबर, द प्ले अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज परफॉर्म्ड इन, तो इसकी जगह यहाँ भी वॉज होना चाहिए था, तो इसको परफॉर्म किया गया 3 दिसंबर 1947 यानी 3 दिसंबर 1947 को। फिर देखिए इन व्हाट सिटी डज द स्टोरी टेक प्लेस, तो ये जो कहानी है कहाँ घटित होती है, यहाँ भी इनको ड्रामा का नाम देना चाहिए था, आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, तो किस नाटक की स्टोरी की बात कर रहे हैं तो क्लियर हो जाता, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनसे भी क्लियर हो जा रहा है कि ये स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर की ही बात हो रही है, और इसकी जो घटनाएं हैं वो न्यू ऑर्लियंस, ये यहाँ भी ये स्पेलिंग गलत है, ऑर्बियंस कर दिया है, ऑर्लियंस है, तो इस जगह पर घटित होती हैं ये सारी घटनाएं। आज के इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 92, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज अ, तो ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछता है द प्राइस इज अ, तो द प्राइस पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है, बी सही जवाब है। फिर द प्राइस इज रिटन बाय, द प्राइस किसने लिखा है, आर्थर मिलर ने लिखा है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन इज द प्ले ऑफ आर्थर मिलर, तो इनमें से आर्थर मिलर का जो नाटक है वो द प्राइस है, सी सही जवाब है 95 में। 96, विक्टर फ्रांस इज अ, तो विक्टर फ्रांस ये एक कैरेक्टर है द प्राइस में और वो एक पुलिसमैन है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, द थीम ऑफ द प्ले द प्राइस रिवॉल्व्स अराउंड, तो इस नाटक की जो थीम है वो
इन सब चीज़ों के अराउंड घूमती है। ड्यूटी एक मतलब कर्तव्य क्या है लोगों का, रिग्रेट अफसोस भी है लोगों को, गिल्ट यानी एक अपराध बोध है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो डी सही जवाब होगा। फिर देखिए हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। तो अब यहाँ भी इन्होंने नाम नहीं दिया कि किस प्ले की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो सारे द प्राइस के हैं, तो इसलिए द प्राइस का प्रोटैगनिस्ट इन्होंने पूछा है, जो कि फ्रांस है, विक्टर फ्रांस। फिर देखिए व्हाट इज़ पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा क्या होता है, जब ड्रामा में पोइटिक एलिमेंट्स ब्लेंड कर दिए जाते हैं। पोइटिक फॉर्म में ड्रामा होता है, जो कि टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल है, तो ए सही जवाब है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो किस तरीके का प्ले है, एब्सर्ड प्ले है, तो ये सी इसका सही जवाब है। ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आपके 4th सेमेस्टर के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं चैनल पर। जब आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी BA 4th सेमेस्टर, जिसमें आपका पूरा सिलेबस है, और मैं आगे और भी वीडियो इसमें अपलोड करूँगी, देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके 4th सेमेस्टर के लिए। वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।